का तीसरा लेक्चर देखेंगे। तो जैसा कि आपका पहला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। हम पीछे क्लास में भी कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित प्रश्न पढ़े थे। तो मुझे एक प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक किनका दास था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गौरी का दास था। और गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। आइए प्रश्न क्या है जरा उस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कौन सा खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई? प्रश्न बहुत पुराना है। आप लोग जो है इस प्रश्न को बहुत अच्छा से कितना बार पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोग समझ लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह से हुई है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। क्या खेलते समय हुई थी? चौगान खेल खेलते समय हुई थी। ठीक है। और इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई है? 1210 ईस्वी में हुई है। और कौन सा खेल खेलते समय हो? चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई बताइए एक बार। और कौन सा खेल खेलते समय हुई है? चौगान खेल को अंग्रेजी में हम लोग पोलो कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलो। यानी कि पोलो खेल खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई। ये घोड़े पर से गिर गए थे, तो पोलो को ही हम लोग हिंदी में चौगान कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ गए? तो बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक किनका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश की स्थापना किए? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गई? कौन सा खेल खेलते समय हुआ था? किस जानवर के बॉडी पर से गिर गया था? यानी कि घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया? किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो कहाँ दफनाया गया था बताइए आप लोग? लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद में। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद में है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासक बना था? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह राजा बना है। किस वंश का राजा बना है? गुलाम वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था? और आराम शाह किस वंश का था? आराम शाह किस वंश का था? गुलाम वंश का था। बात समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछे कि गुलाम वंश का पहला राजा कौन था तो क्या बताइए? और गुलाम वंश का दूसरा राजा कौन था? यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का राजा कौन बना? गुलाम वंश का राजा जो है आराम शाह बना ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय हो गई थी। अगला प्रश्न है कि 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर, किसके गद्दी पर? दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा? तो याद रखिएगा कि 1210 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा है। कौन बैठा है? 1210 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा है? इल्तुतमिश बैठा है। अब देखिए यहाँ आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि गुलाम वंश का दूसरा शासक जो है आराम शाह किस तरह से था? देखिए आराम शाह जो राजा बना इस पर गुलाम वंश का, वो भी 1210 ईस्वी में बना है। और उसके बाद इल्तुतमिश जो है यह भी आपको 1210 ईस्वी में बना है। अब प्रश्न ये उठ रहा भाई कि 1210 में दोनों कैसे बन गया? ठीक है ना। तो देखिए गुलाम वंश का राजा आराम शाह भी बना, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही बना। यानी कि 1210 ईस्वी में, जैसे अभी 2024 चल रहा है ना, तो 2024 में मान लीजिए अभी पीएम अगर प्रधानमंत्री मोदी है, तो मोदी अगर कुछ दिन के लिए कहीं चले जाते हैं तो उनके जगह पर दूसरा आदमी आते हैं ना। लेकिन यहाँ जाने की बात नहीं, यहाँ समझ लीजिए कि वो डेथ ही कर गए। तो डेथ करे तो कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री, देश को चलाने वाला कोई बनेगा। वही बात हुआ है कि गुलाम वंश का राजा बना कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह। कौन बना? आराम शाह। लेकिन आराम शाह को पराजित कर दिया, उसे हरा दिया। कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश हराने के बाद गुलाम वंश का राजा ये खुद बन गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? चलिए, और दिल्ली की गद्दी पर ये बैठ जाता है आपको। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया 1210 ईस्वी में। कब बैठा? तो इल्तुतमिश बैठ गया। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए गुलाम वंश का पहला राजा कौन था? और दूसरा राजा कौन था? तीसरा राजा कौन था? इल्तुतमिश।
1210 ईस्वी में आराम शाह बना है। और कौन बना है? इल्तुतमिश बना है। अगला है कि इल्तुतमिश जो है कौन? इल्तुतमिश किसका दामाद और गुलाम था? कहने का मतलब इल्तुतमिश जो है किसका दामाद और गुलाम था। देखिए सिस्टम क्या चल रहा है इसमें कि जैसे हम जिसको गुलाम बना करके रखे अपने यहाँ पर, काम उम करवा रहे हैं, सारा कुछ करवा रहे हैं, उसी से उसके बेटी से प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया तो फिर दोनों को क्या कर लिया? शादी करा दिया, फिर वो जमाई भी बन गया। तो जो गुलाम था वो क्या बन गया? बात वही बात है कि जैसे आप देखे थे कि मोहम्मद गोरी जो था गुलाम था, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का भी दास भी बन गया और नहीं दामाद ही बन गया और गुलाम भी बन गया। कौन? इल्तुतमिश बन गया। तो वही सिस्टम चल रहा है। याद रखिएगा कि इल्तुतमिश किसका दामाद और किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का, है ना। इल्तुतमिश जो है वो किसका दामाद और किसका गुलाम था? तो सॉरी उल्टा बोल दिए। इल्तुतमिश किसका दामाद और गुलाम था, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। ठीक है। इल्तुतमिश किस कबीले का था? ठीक है ना। अब पहले समझिए कि कबीला क्या होता है। देखिए कबीले का मतलब क्या होता है, जैसे हम बताते हैं कुछ आपके ग्रामीण क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में कुछ ऐसे आपके पड़ोसी अड़ोसी या आपके चचा के, आपके मामा के, फुफ्फा के, है कि नहीं, कोई भी खानदान के आपके वंश का कोई भी कोई रिश्तेदारी आपको लगेगा ना, तो आप बोलते हैं ना कि ये हमारे चचा के ये ऐसे हैं, मतलब हमारे बेटा के पोता है, ये फलना है, ये चिलना है, इस तरह से हम लोग बोलते कि नहीं बोलते हैं। हमारे खानदान के, हमारे ही खानदान के तो हैं। अब आपके एरिया में देखिए अभी ये बना है, मान के चलिए वीडियो या कुछ ऐसा बना है इस एरिया में, तो वहाँ पर बोलते हैं ना आप लोग ये तो हमारे ही चचा की बेटी है। मतलब आप उसको अपने वंश का नाम देते हैं, आप अपने खानदान का नाम दे देते हैं, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी का नाम दे देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कबीले। कबीले मतलब समझ लीजिए सामान्य तौर पर वंश या जाति, वंश या जाति या अपना खानदान। बात समझ आया ना। जैसे कि मान के चलिए कि चिराग पासवान को 2 माह है, तो चिराग पासवान को 2 माह था। चिराग पासवान जो है, मान के चलिए सॉरी चिराग पासवान जो है तो उनके पास एक बहन भी है और एक जैसे चिराग पासवान हो गया, ठीक है ना। तो वो जो हो गया तो पहले वाला माता का ये नहीं है, मतलब इसका मतलब ये यहाँ पर बोलेंगे कि यह उस कबीले का नहीं है, यह इस कबीले का है। मतलब वो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, तो यही बात है कि खानदान को हम लोग वहाँ दर्शाते हैं या अपने पड़ोसी को दर्शाते हैं, या मतलब किसी भी तरीकों से, किसी न किसी तरीके से यदि आप रिश्तेदारी उसको बना देते हैं कि वो हमारे ही रिश्तेदारी में है, तो उसको ही हम लोग कबीले कहते हैं। बात अभी भी समझ में आएगी? नहीं समझ में आए? जैसे आप यादव है मान लीजिए और यहाँ भी यादव है ना, तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारे दादा के भतीजा के पोता के ऐसे के वैसे के ऐसे के, ये आप कबीला को दर्शा रहे हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात बता रहा है कि इल्तुतमिश किस कबीले का था, तो वो था आपको इलवरी तुर्क कबीले का। किस कबीले का था? इल्तुतमिश किस कबीले का था? इलवरी तुर्क कबीले का था। बात समझ में आ रहा है? इल्तुतमिश किस कबीले के थे? इलवरी तुर्क के। इल्तुतमिश देखिए, इल्तुतमिश के नाम में भी आ रहा है कि नहीं, इल करके, यहाँ भी इल करके आ रहा है, तो स्पष्ट ही हो रहा है कि यह फलाने कबीले का है। जैसे कोई खान परिवार है तो देखिएगा उसके घर में सबका नाम खान खान से लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। सलमान खान, शाहरुख खान या जो भी खान, शहबाज खान। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग खान से समझ जाते हैं कि ये हमारे ही खानदान का लग रहा है। मान लीजिए टाइटल चौपाल है तो फलाना चौपाल, चिलाना चौपाल, तो सब में चौपाल जुड़ रहा है ना, तो यही बात है आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो बताइए एक बार फटाफट से कि इल्तुतमिश किस कबीले का था? इलवरी तुर्क कबीले का था। ठीक है। इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऐबक के शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इल्तुतमिश सबसे पहले कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की चर्चा हो रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में पहले कहाँ का सूबेदार बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर का। कहाँ का सूबेदार बना था? ग्वालियर का। अच्छा ये बताइए कि सूबेदार कौन बना है, पहले ये बताइए। किसके शासनकाल में बना है? कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में। अगर आपसे पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो आप क्या जवाब देंगे? 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक, यानी कि 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक के बीच में ही इल्तुतमिश
सूबेदार बना था और सबसे पहले कहाँ का सूबेदार बना था? ग्वालियर। ग्वालियर किस राज्य में है बताइए? देखिए ग्वालियर एक जिला है और यह जिला आपको मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि ग्वालियर का गुफा या ग्वालियर जिला किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इल्तुतमिश सबसे पहले कहाँ का सूबेदार बना था? ग्वालियर का। इल्तुतमिश सबसे पहले है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में सबसे पहले कहाँ का सूबेदार बना था? ग्वालियर का बना था। आपका अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु बताइए कब हुई? 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? अब देखिए यहाँ पर दो प्रश्न सीखने को मिल रहा है और इस दोनों प्रश्न को सबसे पहले आप लोग वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सूबेदार की चर्चा है, एक जगह पहली बार की चर्चा है और एक जगह जो है पूछ रहा है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय, वो शासन की बात नहीं, जब वो मरने लगे थे मृत्यु के समय, वो कहाँ का सूबेदार था? तो मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। जब वो मरने लगे थे तो उस समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का। और जब उनका शासन चल रहा था तो इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? ग्वालियर का था। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब आपका अगला प्रश्न है, अगला है कि इल्तुतमिश ने किस नाम से 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन बनाया था? समझिए, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 40 गुलाम या 40 दास या 40 तुर्क सरदारों का संगठन किसने बनाया था और किसने तोड़ा था? ये दोनों प्रश्न पूछता है। बात समझ में आ रहा है? तो समझिए प्रश्न को। इल्तुतमिश ने किस नाम से 40 तुर्की सरदारों का एक संगठन बनाया? तो ये 40 तुर्की सरदार का जो संगठन बना, उस संगठन का कुछ न कुछ नाम दिया गया। जैसे कि हिंदू में देखिएगा, आपको क्या नाम है जो तलवार सब लेकर के निकलता है, झंडा सब लेकर के निकलता है? बजरंग दल। क्या नाम है? बजरंग दल। तो उसी तरह से जैसे आप लोग का क्रिकेट टीम है तो आपके गांव का नाम डला करके, या इंडिया का ही नाम ले लीजिए तो आईसीसी लिखते हैं ना, ठीक है ना? तो आईसीसी जैसे लिखते हैं या आईसीसी नहीं भी लिखते हैं, मतलब आप अपने जितने भी क्रिकेट के प्लेयर होते हैं उसका एक ग्रुप का नाम देते कि नहीं देते हैं? यस सर। इंडियन क्रिकेट क्लब या कुछ भी, पटना क्रिकेट क्लब, औरंगाबाद क्रिकेट क्लब। कहने का मतलब ये है, ठीक उसी तरह से 40 गो दास को या 40 गो तुर्की सरदारों का एक ग्रुप बनाया, एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम दे दिया। क्या नाम दिया वही आपसे पूछ रहा है। उस संगठन का नाम है आपको तुर्कान ए चिहालगानी। क्या नाम है बताइएगा? तुर्कान ए चिहालगानी। क्या नाम है? तुर्कान ए चिहालगानी। तुर्कान ए चिहालगानी नाम है उस संगठन का। किस संगठन का बताइए? 40 तुर्क सरदारों के संगठन का। 40 तुर्क सरदारों के संगठन का। फिर से बताइए, 40 तुर्क सरदारों के संगठन का। और 40 तुर्क सरदारों के संगठन का निर्माण जो है किसने किया? ये प्रश्न आपको ज्यादा पूछने को मिलता है, तो ये प्रश्न हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन पहले यहाँ पर ये समझिए कि इल्तुतमिश ने किस नाम से 40 तुर्की सरदारों का संगठन बनाया। तो संगठन का नाम पूछ रहा है तुर्कान ए चिहालगानी। तुर्कान ए चिहालगानी। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहालगानी या उसी का दूसरा नाम है चालीसा। चालीसा जैसे हनुमान चालीसा है ना, यह भी एक क्रिटिकल नॉलेज आप ले लीजिए और थोड़ा बैक में रखिए। तो हनुमान चालीसा में आप ये देखिएगा कि इसमें 40 को सेंटेंस रहता है, इसलिए इसका नाम है चालीसा। बात समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह से इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहालगानी या चालीसा का प्रमुख किसको बना दिया भाई साहब? तो बलबन को बना दिया। यानी कि 40 तुर्की सरदारों का संगठन बना दिया और बनाने के बाद उसका जो देखरेख करने वाला किसको बना दिया? बलबन को बना दिया। तुर्कान ए चिहालगानी या चालीसा का प्रमुख जो है बलबन को बना दिया। लेकिन यहाँ से दो प्रश्न सीखने को मिलता है और इस दोनों प्रश्न को आप लोग बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा। आप लोग बहुत अच्छा तरीका से याद रखिएगा कि 40 तुर्की सरदारों का गठन किसने बनाया। तो इसका आंसर आप लोग इल्तुतमिश दीजिएगा। किसने बनाया? लेकिन उस संगठन का मालिक किसको बना दिया गया? बलबन को। और देखिए समस्या क्या है कि मालिक जिसको बनाया वही उस संगठन को तोड़ भी दिया। मालिक जिसको बनाया
वही संगठन को तोड़ भी दिया। पूरे विश्वास के साथ जो है बलबन को उसका मालिक बना दिया, ठीक है। लेकिन बलबन क्या किया, उस संगठन को तोड़ के खुद राजा बन गया। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने तुर्कान चिहालगानी या चालीसा का प्रमुख किसको बनाया, बलबन को, और बलबन ही तुर्कान चिहालगानी को तोड़ भी दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है तराइन के मैदान में, तराइन बताइए तराइन कहाँ है, किस राज्य में है, हरियाणा में है। तराइन कहाँ पर है, हरियाणा में है। और तराइन के मैदान में हुए युद्ध इल्तुतमिश ने किसे पराजित किया था, मतलब तराइन का जो युद्ध हुआ था उसमें इल्तुतमिश जो है किसे हरा दिया था। तो याद रखिएगा ताजुद्दीन याल्दोज को, ताजुद्दीन याल्दोज को हरा दिया था। और यह युद्ध जो हुआ था 1215 से 1216 ईस्वी के बीच में। देखिए ये जो युद्ध है आपके लिए एक नया प्रश्न आ गया है, तो इसको जरा समझिए। ये है आपको ताजुद्दीन याल्दोज और इल्तुतमिश, इस दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था जो कि 1215 ईस्वी से 1216 ईस्वी के बीच में हुआ है। और यह युद्ध किस मैदान में हुआ था, तो तराइन के मैदान में हुआ था। प्रश्न आपके लिए एक नया है, इसलिए इसको थोड़ा समझिएगा कि तराइन के मैदान में जो एक युद्ध हुआ, वो युद्ध किन के बीच में हुआ था, इल्तुतमिश और ताजुद्दीन याल्दोज के बीच में। ये कब हुआ था, 1215 ईस्वी से 1216 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से समझिए कि तराइन के मैदान में इल्तुतमिश और ताजुद्दीन याल्दोज के बीच में युद्ध कब हुआ था, 1215 ईस्वी से 1216 ईस्वी के बीच में। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इल्तुतमिश जीता या ताजुद्दीन याल्दोज जीता। तो आप याद रखिएगा कि तराइन के मैदान में जो युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और ताजुद्दीन याल्दोज के बीच में, उसमें इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन याल्दोज को हरा दिया था। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है किस ईस्वी में तथा कहाँ के खलीफा ने इल्तुतमिश के सुल्तान पद को, कह रहा है कि कब, किस ईस्वी का मतलब कब, और कहाँ के खलीफा ने इल्तुतमिश के सुल्तान पद को, इल्तुतमिश के किस पद को, सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। तो 1229 ईस्वी में और बगदाद में। कब, 1229 ईस्वी में और बगदाद में जो है इल्तुतमिश के सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। वैधानिक स्वीकृति का मतलब क्या हुआ वो समझ लीजिए। जैसे कि आप बहुत सारे हॉस्पिटल के बारे में सुन रहे होंगे या बहुत सारे स्कूल के बारे में सुन रहे होंगे, इस सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये सुने हैं कि नहीं सुने हैं। तो वही बात है, उसको इसका मतलब विधि व्यवस्था के अनुसार उसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ठीक उसी तरह से जो है आपको वैधानिक स्वीकृति का मतलब होता है यहाँ पर कि मान्यता प्राप्त कर दिया जाना। क्या होता है, मान्यता प्राप्त कर लेना। यानी कि खलीफा ने, कहाँ के खलीफा ने इल्तुतमिश के सुल्तान पद को ग्रहण किया, सुल्तान का, और उसके पद को मान्यता प्राप्त भी कर दिया। कौन कर दिया, तो खलीफा कर दिया। और कहाँ का खलीफा कर दिया, बगदाद का खलीफा कर दिया। और कब कर दिया, 1229 ईस्वी में। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, एक बार पुनः फिर से समझिए। किस ईस्वी में और कहाँ के खलीफा ने इल्तुतमिश के सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति प्रदान किया। तो इल्तुतमिश को सुल्तान के पद को वैधानिक स्वीकृति किसने प्रदान किया, खलीफा ने। कहाँ के खलीफा ने, और कब, 1229 ईस्वी में। अब बात समझ में आ गया पूरा। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। कब तथा किस विजय के बाद, कब तथा किस विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर शक्तिशाली सुल्तान और साम्राज्य वो धर्म का सूर्य, धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक आदि गौरवपूर्ण उपाधि अंकित करवाई थी। प्रश्न को थोड़ा धीरे से समझने का प्रयास कीजिए, प्रश्न कुछ लंबा है, 4-5 प्रश्न हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। प्रश्न है कि इल्तुतमिश के द्वारा सिक्कों पर, सिक्का तो समझते ही है, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, तो उस सिक्कों पर एक उपाधि जो है सो वर्णित करवाया। उपाधि है कौन कौन सा, 3 उपाधि है। एक उपाधि है शक्तिशाली सुल्तान। जैसे अभी सिक्का पर आप क्या देखते हैं, लिखा रहता है ना सत्यमेव जयते, तो उसी तरह से समझिए कि अपने सिक्कों पर वो लिखवाया था। क्या लिखवाया था, इल्तुतमिश अपने बारे में शक्तिशाली सुल्तान, क्या लिखवाया था, शक्तिशाली सुल्तान। उसके अलावा ये भी लिखवाया था साम्राज्य वो धर्म का सूर्य। क्या लिखवाया था, साम्राज्य वो धर्म का सूर्य। साम्राज्य वो धर्म का सूर्य, ये भी लिखवाया था। बात क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद जो है धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक,
धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक, यह भी लिखवाया था। तो बताइए ये तीन चीज कौन कौन सा था, आप लोग देख करके ही जल्दी से बोलिएगा। बोलिए, सबसे पहला क्या है? शक्तिशाली सुल्तान। दूसरा क्या है? देखिए एक मिनट रुकिए, आप लोग इस तरह से बोलेंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, धीरे धीरे बोलिए। शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य व धर्म का सूर्य। अब बोलिए, साम्राज्य व धर्म का सूर्य, है ना, साम्राज्य व धर्म का सूर्य। और अगला है धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक। बोलिएगा, धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक। क्या है? धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक। तो धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक, ये तीन चीज है। एक बार फिर से बोलिए। पहला था शक्तिशाली सुल्तान, और दूसरा जो था आपको क्या था? साम्राज्य वो धर्म का सूर्य। क्या था दूसरा? साम्राज्य व धर्म का सूर्य। और तीसरा क्या है? धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक। ये तीन उपाधि को जो है अपने सिक्का पर अंकित करवाए थे, यानी कि छपवाए हुए थे। तो कौन छपवाए थे? इल्तुतमिश छपवाए हुए थे। कब छपवाए हुए थे? 1231 ईस्वी में। तो प्रश्न आपसे अब ये पूछ रहा है, अब प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि किस युद्ध में जीतने के बाद, है ना, प्रश्न क्या है? किस युद्ध में जीतने के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर शक्तिशाली सुल्तान, ठीक है ना, और दूसरा है साम्राज्य और धर्म का सूर्य, तीसरा है आपको धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक, ये तीनों चीज अंकित करवाए हुए थे। तो आप बोलिएगा 1231 ईस्वी में जब वह ग्वालियर पर अपना जीत हासिल कर लिए थे, तब जाकर के यह तीन चीज अपने सिक्कों पर अंकित करवाए थे। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही किसे शासकीय क्षमता के आधार पर अपना उत्तराधिकारी बना लिया था? अब देखिए प्रश्न को समझिएगा जरा। इल्तुतमिश जो है ना, शासकीय क्षमता के आधार पर, कहने का मतलब ये है इल्तुतमिश को पुत्र भी थे, लेकिन मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, अगर कोई 5 वर्ष का बच्चा है या 6 वर्ष का बच्चा है, तो वो क्या वो शासन चला लेगा? नहीं, शासन नहीं चला पाएगा ना। तो इसीलिए इसके पास क्षमता नहीं था, तभी तो नहीं चला पाएगा। तो वो क्षमता था किसके अंदर? तो उसके बेटी के अंदर। और उसके बेटी जो थे कौन थे? रजिया सुल्तान थे। तो इस वजह से जो है रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी बना लिया था, अपना वारिस जो है सो घोषित कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही, यानी कि जब वह जिंदा थे उस समय की ही बात हो रही है, अपने जीवन काल में ही शासकीय क्षमता के आधार पर, किस आधार पर? मतलब शासन करने की क्षमता उनके अंदर था, इसलिए उनके क्षमता के आधार पर ही अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया। किसको चुन लिया? तो रजिया सुल्तान को चुन लिया। किसको चुन लिया? रजिया सुल्तान को। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे कि इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान को ही क्यों चुना? शासन करने के लायक वही थी, शासन करने की क्षमता उसी के अंदर में था। इसी वजह से जो है इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को ही अपना उत्तराधिकारी बना लिया। तो अब ये बताइए कि किस विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर शक्तिशाली सुल्तान अंकित करवाया था? ग्वालियर की युद्ध। क्या ग्वालियर का युद्ध कब जीते थे वो? 1231 में। अच्छा ये बताइए कि ग्वालियर युद्ध जीतने के बाद, यानी कि 1231 ईस्वी में उन्होंने शक्तिशाली सुल्तान के अलावा और कौन कौन सी उपाधि धारण करवाए, मतलब अंकित करवाए थे? बताइए। साम्राज्य वो धर्म का सूर्य, साम्राज्य वो धर्म का सूर्य। और दूसरा क्या था? धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक। ये तो उपाधि अंकित करवाए थे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश का अंतिम अभियान, इल्तुतमिश जब मरने लगे उस समय की बात हो रही है, इल्तुतमिश का अंतिम अभियान कौन सा था जिसमें वह बीमार पड़ गया? मतलब वह बीमार उसी से पड़ गया इल्तुतमिश, ठीक है ना, और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न भी व्याख्या करके चलिए। बामियान युद्ध था। उस युद्ध में युद्ध करते करते इल्तुतमिश बीमार पड़ गए और उसके बाद वह गुजर भी गए। याद रखिएगा कि इल्तुतमिश के ऐसे कौन से अभियान थे, है ना, जो कि अंतिम अभियान था,
तो बामियान का युद्ध, कौन सा युद्ध है? बामियान का युद्ध जो चल रहा था उसमें वो बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद वो उनकी मृत्यु भी हो गई। तो अब ये बताइए आप लोग कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई है? इल्तुतमिश की मृत्यु जो है आपको अप्रैल महीना में 1236 ईस्वी को हो गई। 1236 ईस्वी में अप्रैल महीना में इनकी मृत्यु हो गई। बताइए इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? अप्रैल 1236 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश का दरबारी विद्वान, इल्तुतमिश के दरबार में विद्वान रहते थे ना जी, तो वही बात कह रहा है कि इल्तुतमिश का जो दरबारी विद्वान था जिसने उसे महान, दयालु, विद्वान और वृद्धों के प्रति श्रद्धा रखने वाला सुल्तान बताया था। उन्होंने कहा अपने विद्वान के बारे में कि वो बड़े ही महान हैं, बड़े ही दयालु हैं और बड़े ही श्रद्धावान भी हैं। यह महान, दयालु और विद्वानों एवं वृद्धों के प्रति काफी श्रद्धा रखने वाले सुल्तान हैं, इसलिए उनको अपना दरबारी विद्वान भी घोषित कर दिया था। उनका नाम है मिन्हाज उश सिराज। क्या नाम है? मिन्हाज उश सिराज। यानी कि अगर आपसे पूछे कि इल्तुतमिश का दरबारी विद्वान जो था वो कौन सा विद्वान था जो कि आपको विद्वान के प्रति, महान के प्रति, दयालु के प्रति, है ना, और वृद्धों के प्रति श्रद्धा रखने वाला था, तो मिन्हाज उश सिराज। यानी कि वह बड़ा ही महान था, दयालु था और विद्वान था। उसके अंदर मिन्हाज उस सिराज के अंदर कौन कौन सा गुण था? महान था, दयालु था और महान था, दयालु था और विद्वान थे। कहाँ पर ध्यान है आप लोगों का? महान थे, दयालु थे और विद्वान थे, और यह वृद्धों के प्रति यानी कि बूढ़ों के प्रति जो है अपना श्रद्धा रखने वाले होते थे, है ना। वृद्धों के प्रति वह सम्मान रखते थे। कौन? मिन्हाज उश सिराज कौन था? तो इल्तुतमिश का एक दरबारी विद्वान था जो कि बड़े ही महान, बड़े ही दयालु और बड़े ही विद्वान और वृद्धों के प्रति जो है सो श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति थे। यहाँ तक क्लियर है? अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश की मृत्यु जब हो गई, अब बताइए इल्तुतमिश बेचारा अब यहाँ पर मर जाते हैं। कब मर जाते हैं? अप्रैल 1236 ईस्वी में। अब देखिए बेचारा इल्तुतमिश तो मर गए। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब उसका जो इच्छा था ना उसके खिलाफ में काम हुआ है। क्या काम हुआ है? तो अमीरों ने, मतलब कुछ अमीर लोग मिल करके उसके किस पुत्र को दिल्ली का राजा बना दिया। कहने का मतलब ये है इल्तुतमिश की जो बेटी थी ना, तो मुसलमान में इस्लाम के शरीयत के अनुसार किसी लड़की के शासन के अंदर में रहना यह जायज नहीं माना गया है। फिर से समझिए, इस्लाम धर्म के अनुसार किसी लड़की को किसी क्षेत्र का राजा बनना जायज नहीं माना गया है। इसलिए इल्तुतमिश के मर जाने के बाद उनके विरोध में, मतलब वो तो राजा किसको बनाए थे? उनकी बेटी, अपनी बेटी को, लेकिन रजिया को हटा करके फिर उसके बेटा को बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि इस्लाम के शरीयत के अनुसार से जो है वह जायज नहीं है। लड़की शासन नहीं कर सकती है और लड़की का बात मानना इस्लाम में भी जायज नहीं है। अब बता, रुकनुद्दीन फिरोज एक विलासी और आलसी। देखिए, जो विलासी होगा वो तो आलसी होगा ही। जो अयासी करेगा, मान लीजिए उसको पानी ही पीना तो खुद से पानी नहीं पिएगा, किसी स्टाफ से ही पानी मंगवाएगा, तो वो आलसी होगा। तो कह रहा है कि रुकनुद्दीन फिरोज एक विलासी, एक आलसी व्यक्ति था, इसलिए उसके शासनकाल में शासन की वागडोर का मतलब क्या हुआ? शासन का डोर है ना, वास्तव में किसके हाथों में थी? तो शाह तुर्कान। कहने का मतलब राजा तो ये बना हुआ था, लेकिन सारा काम काज भी किसको दे दिया था? शाह तुर्कान को दे दिया था। मतलब इतना बड़ा अयासी था वो कि राजा बना हुआ है, लेकिन अपना सारा काम काज भी दे दिया है दूसरे आदमी को। और दूसरा आदमी कौन था? शाह तुर्कान था। दूसरा आदमी कौन था? तो बताइए, रुकनुद्दीन फिरोज एक विलासी और आलसी व्यक्ति था, इसलिए उसके शासनकाल में शासन की बागडोर वास्तविक रूप से किसके हाथ में थी? शाह तुर्कान के हाथ में थी। और इस प्रश्न को BBI कर लीजिए सभी लोग। रुकनुद्दीन फिरोज बड़ा ही आलसी था ना और विलासी था। रुकनुद्दीन फिरोज आलसी होने के कारण से अपने शासन का बागडोर किसके हाथ में दे दिया? शाह तुर्कान के हाथ में दे दिया। अब आपका अगला प्रश्न है, शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज, शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज, इस दोनों में क्या रिलेशन था भाई? समझ गए ना? शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज के अवांछित जो नहीं होना चाहिए और अत्याचारपूर्ण तो समझते ही है, मतलब अत्याचार ही अत्याचार कार्यों से परेशान हो गया। मतलब शाह तुर्कान
अब देखिए एक बात बताइए, रुकनुद्दीन फिरोज के आदेश पर न चल रहा था, कौन चल रहा था? शाहतुर्खान। शाहतुर्खान। और रुकनुद्दीन फिरोज जो कहेगा वो करेगा, क्योंकि राजा कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज था, और उसके आदेश पर चल रहा था कौन? शाहतुर्खान। तो वही कह रहा है कि तो नाम अगर जनता को अगर सुख मिलेगा तो इस दोनों का नाम आएगा ना, अगर दुख मिलेगा तो किसका नाम आएगा? दोनों का नाम आएगा। वही बात लिखा हुआ है प्रश्न पर, जरा ध्यान दीजिए कि शाहतुर्खान और रुकनुद्दीन फिरोज के अवांछित और अत्याचारपूर्ण कार्यों से परेशान होकर के तुर्की अमीरों ने, किसने? तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को हत्या कर दिया, और हत्या करवा करके दिल्ली का सुल्तान किसे बना दिया? अब लीजिए, हाँ, जब वो शासन करने लायक नहीं था आप उसको करवा दिए, फिर अब क्या हुआ? अब फिर वही पहले वाला आ गया, फिर रजिया आ गया। बताइए, तो वही बात है, जो सब मुस्लिम को वोट नहीं, ये मोदी को वोट नहीं दिया मान लीजिए, तो उसने मोदी का विरोध किया, और फिर आ गया किसके राज में? मोदी के राज में आ गया। वही बात हुआ, रजिया को हटा दिया, फिर रजिया को फिर बैठा दिया वहां पर। तो याद रखिएगा कि रुकनुद्दीन फिरोज जो है, रुकनुद्दीन फिरोज को हटा करके किसको राजा बनाया गया? रजिया को। रुकनुद्दीन फिरोज को हत्या क्यों कर दिया गया? उसके अयाशी और विलासी है ना, और उसके आलसी के कारण से उसको हत्या करवा दिया। और अगर आपसे पूछे कि रुकनुद्दीन फिरोज के जगह पर जो है शासन की बागडोर कौन संभाला हुआ था? शाहतुर्खान संभाला हुआ था। अब बात समझ में कुछ आया कि नहीं? बात को पूरा क्लियर करके एकदम देहाती तरीके से समझा रहे हैं आप लोगों को। अगला प्रश्न है कि रजिया ने सेनापति पद पर किसे नियुक्त किया? मतलब रजिया सुल्तान जो है सेनापति के पद पर किसको नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन हसन गौरी को। किसको? यानी कि रजिया का सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन हसन गौरी। कौन था? कुतुबुद्दीन हसन गौरी था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। रजिया का सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन हसन गौरी। आपका अगला प्रश्न है कि गैर तुर्कों को सामंत बनाने से, गैर तुर्कों का मतलब क्या हुआ बताइए? तुर्की को छोड़कर। जैसे गैर मुसलमान का मतलब मुसलमान को छोड़कर, तो गैर तुर्की का मतलब भी तुर्कों को छोड़कर। तो तुर्की को छोड़कर बाकी जात को जो सामंत बनाने से नाराज, प्रश्न समझिए कि गैर तुर्कों को सामंत बनाने से नाराज मतलब उसमें सामंत जितना भी व्यक्तियों को बनाया गया ना, उसमें सब तुर्की नहीं होकर के कोई और ही जात था। इसलिए वहाँ के तुर्क अमीर जो थे वो क्या थे? नाराज हो गए थे। और उनके नाराजगी से किसके नेतृत्व में रजिया का विरोध हुआ? तो गैर तुर्कों को सामंत बनाने से, देखिए ये रजिया जो थी ना वो भी बदला लेने पीछे नहीं थी। रजिया सुल्तान ने क्या किया, जैसे इल्तुतमिश सब तो तुर्क था ना, तो तुर्की सबको क्या किया? सामंत नहीं बनाया, तुर्की को हटाइए दिया। कहाँ ध्यान है? तुर्की को हटाइए दिया, तुर्की को छोड़ करके सामंत दूसरा जाति को बनाया। तो इसके लिए तुर्की सरदार के मन में बड़ी तकलीफ, और उस तकलीफ के कारण से रजिया का फिर विरोध किया। और विरोध करने के बाद फिर क्या हुआ है समझिएगा प्रश्न कि गैर तुर्कों को सामंत बनाने से नाराज तुर्क अमीरों ने किसके नेतृत्व में रजिया का विरोध किया? तो मोहम्मद जुनैदी के नेतृत्व में, मोहम्मद जुनैदी के नेतृत्व में रजिया का क्या किया गया? विरोध किया गया। इस प्रश्न को भी भिबिया लेकर के चलिएगा, रजिया हमेशा भिबिया रही है। आइए अब आपका अगला प्रश्न क्या है उसको भी जरा समझिए। किस तुर्की गुलाम ने रजिया को पद से हटा दिया? है ना, किस तुर्की गुलाम ने रजिया को अपदस्थ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो गयासुद्दीन बलबन। देखिए गयासुद्दीन बलबन बड़ा ही जानी दुश्मन था। यह इल्तुतमिश के द्वारा जो संगठन बनाया गया था तुर्कान ए चिहालगानी, उसको भी नष्ट कर दिया। और इसके साथ साथ में रजिया जो थी ना अपने पद पर, उसको भी पद से हटा दिया। कौन? तो गयासुद्दीन बलबन। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तुर्की अमीरों ने रजिया को अपदस्थ करने के बाद इल्तुतमिश के किस तीसरे पुत्र को, अब देखिए इल्तुतमिश के तीसरे जो पुत्र थे ना, तीसरे पुत्र को उसकी जगह सुल्तान बना दिया। यानी कि रजिया को हटा दिया और रजिया की जगह पर किसको बना दिया? बहराम शाह को। यानी कि इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र जो थे, तीसरे बेटे जो थे, उनको बना दिया। तो यहाँ से एक प्रश्न याद रखिएगा कि इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र का क्या नाम था? बहराम शाह। और रजिया को पद से हटाने के बाद किसको बैठा दिया वहाँ पर? बहराम शाह को बैठा दिया। किसको बैठा दिया? बहराम शाह को बैठा दिया। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में, मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में
एक नए पद नायब, कौन सा पद है? नायब। और नायब ए मुमालिक, नायब और नायब ए मुमालिक पर सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया? तो इख्तियारुद्दीन एतगीन को। किसको? इख्तियारुद्दीन एतगीन को। किसको? है ना, इख्तियारुद्दीन एतगीन को। प्रश्न को फिर से समझिए। आज का लास्ट प्रश्न है, मोइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में एक नए पद का नाम नायब अर्थात नायब ए मुमालिक पर सर्वप्रथम किसको नियुक्त किया? तो इख्तियारुद्दीन एतगीन को। किसको नियुक्त किया? इख्तियारुद्दीन एतगीन को। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।